चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू करें, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जहाँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने अभी तक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में समझा। ऐसे प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट को सक्सेस और बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट कमाने के लिए जो है वो ये यूज़फुल होते हैं। इनमें हमने अलग अलग तरह की थॉट्स भी समझी, क्लासिकल थॉट्स, न्यू क्लासिकल थॉट्स, मॉडर्न मैनेजमेंट की थॉट्स वो हमने समझी। और आखिरी में हमने फ्रेडरिक टेलर के जो है वो प्रिंसिपल्स समझे थे। फ्रेडरिक टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने समझे थे। तो यहाँ तक हमने देखा था ना। अब आज के टॉपिक में हम लोग दूसरे एक मैनेजमेंट गुरु हेनरी फेयोल के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स समझेंगे। हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो हम लोग समझें कि उन्होंने मैनेजमेंट को सक्सेस बनाने के लिए, बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए कौन से प्रिंसिपल्स बताए, कौन से ऐसे रूल्स बताए। ऐसे रूल्स फिर से बता रहा हूँ, ऐसे रूल्स जो हर बिजनेस में यूज़ करने पर उस बिजनेस को काफ़ी सक्सेस मिल सकती है। तो ऐसे हेनरी फेयोल्स के जो है वो अगर हम लोग रूल्स देखें ना, सबसे पहले उसका पॉइंट एक समझें कि हेनरी फेयोल ने अपने मैनेजमेंट के लिए ऐसे बताया है कि बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ होती है ना, वो जनरली इन 6 पार्ट में जो है वो डिवाइड की जा सकती है। जो टॉपिक कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ बाय हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ऐसा कहते हैं कि बिजनेस में आपका जो भी काम होता हो ना, वो सब काम इन 6 पार्ट में डिवाइड होता है और इनके हिसाब से फिर उनको मैनेज करना चाहिए। जैसे सबसे पहली आती है टेक्निकल एक्टिविटीज़। टेक्निकल एक्टिविटीज़ जिसमें मशीनरीज के रिलेटेड जो है वो एक्टिविटीज़ होती हैं, मशीन्स को कैसे चलाना, प्रोडक्शन वगैरह कैसे करना, ये सब जो है वो टेक्निकल एक्टिविटीज़ में आता है। दूसरी एक एक्टिविटी आती है, वो आती है कमर्शियल एक्टिविटीज़। बिजनेस में कमर्शियल एक्टिविटीज़ मतलब परचेज करना, सेल करना, ठीक है ना, या तो फिर अपने गुड्स जो है वो एक से दूसरे को देना, एक्सचेंज करना, ये सब कमर्शियल एक्टिविटीज़। सही बात है ना, बिजनेस में ये ऐसी ही एक्टिविटीज़ होती है ना, कमर्शियल एक्टिविटीज़। तीसरी आती है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आते हैं कैपिटल कैसे कलेक्ट करना, उन कैपिटल का यूज़ कैसे करना, फंड रुपीज़ कैसे मेंटेन रखना, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना, ये सब चीज़ें वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आती हैं। इन्हें कंट्रोल करना होता है बिजनेस में। उसके बाद आता है सेफ्टी एक्टिविटीज़। सेफ्टी एक्टिविटीज़ मतलब एम्प्लॉयज़ जो होते हैं बिज़नेस में, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, उनकी सेफ्टी। बिज़नेस में जो एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरीज, जो एसेट्स हैं उनकी सेफ्टी रखना। जो रॉ मटेरियल हैं, जो गुड्स तैयार होते हैं, उनकी सेफ्टी रखना। ऐसी सेफ्टी कि भाई कोई भी तरह का वेस्टेज न हो बिज़नेस में। तो ये सब सेफ्टी एक्टिविटीज़ आती हैं। उसके बाद आता है अकाउंटिंग एक्टिविटीज़। अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ मतलब कि भाई हमारे बिजनेस का अकाउंट लिखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखना, जो कहते हैं फाइनल अकाउंट्स तैयार करना, और उनके लिए ज़रूरी फिर डिसीजंस लेना कि अगर इतना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो आगे क्या किया जाएगा, उसके लिए ज़रूरी डिसीजंस लेना। ये सब अकाउंटिंग एक्टिविटीज़। और आखिरी में आता है मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, ये सब एक्टिविटीज़ आती हैं। मतलब पूरे बिजनेस को जो है वो ये प्लान करना, ये सब इनमें आता है। तो हेनरी फेयोल ऐसा बताते हैं कि बिज़नेस में जो भी एक्टिविटी, जो भी आप काम करते हो ना, वो सब में ये 6 टाइप के काम होते हैं। हर बिज़नेस में ये 6 एक्टिविटीज़ होती हैं और इनको ही अच्छी तरह से मैनेज करना है। और इनके लिए हेनरी फेयोल अपने प्रिंसिपल्स कैसे बताते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फेयोल, हेनरी फेयोल के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। और ध्यान रखना, अगर एग्ज़ाम के बारे में एक नोट करवाऊँ आपको, तो ये आपका 5 मार्क का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जिसमें जो है वो ये 14 प्रिंसिपल्स आते हैं। 14 प्रिंसिपल्स आते हैं, वो हम लोग अभी समझेंगे। और एग्ज़ाम के लिए भी ध्यान रखना, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। तो हेनरी फेयोल ने जो मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल्स बताए हैं, जिनमें सबसे पहला प्रिंसिपल आता है वो आता है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क मैनेजमेंट की नई मेथड के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसे बताया कि अगर कोई भी बिज़नेस में सब कामकाज कोई एक ही इंसान अगर संभाल कर बैठता है ना, तो वो बिज़नेस की ग्रोथ काफ़ी हद तक रुक जाती है। ऐसा नहीं वो बिज़नेस ग्रोथ नहीं करता, लेकिन काफ़ी हद तक रुक जाती है।
उसके कंपैरिजन में अगर डिवीज़न ऑफ वर्क किया जाए, मतलब ज़रूरी काम दूसरे लोगों को सौंपा जाए, तो फिर वो बिज़नेस ग्रो जल्दी करता है, जल्दी से उस बिज़नेस की ग्रोथ होती है। क्योंकि डिवीज़न ऑफ वर्क से बेनिफिट क्या होता है कि एक तो काम जल्दी होता है, दूसरों को काम सौंप दिया जाए। एक अकेला इंसान काम करेगा तो शायद उसमें लेट लग होगा, लेकिन अगर दूसरों को काम सौंप दिया जाए तो वो काम जल्दी होगा उसमें। दूसरा, सबकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी। इनके अलावा स्पेशलाइजेशन का जो है वो ये बेनिफिट मिलेगा कि कोई काम अगर मुझे नहीं आ रहा है, वो काम मैंने दूसरों को सौंपा है, वो पर्सन उस काम में एक्सपर्ट है, तो उसकी स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट हमें बिजनेस में मिलेगा। इसलिए हेनरी फेयल कहते हैं कि बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए उनके प्रिंसिपल्स में से सबसे पहला प्रिंसिपल आता है डिवीज़न ऑफ वर्क। शॉर्ट में इसे कहते हैं कि कोई भी काम खुद न करके, मतलब सब काम खुद न करके दूसरों को सौंपना। और सौंपना मतलब भी ऐसा नहीं कि सभी जो है वो दूसरों के हाथ में दे देना, खुद आराम करना, नहीं। ज़रूरी काम वो दूसरों को सौंपना कि जिससे वर्क इजी और जल्दी हो सके। ये डिवीज़न ऑफ वर्क में आता है। इनके बाद दूसरा जो है वो प्रिंसिपल आता है, वो आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पता है अथॉरिटी मतलब पावर कहते हैं। ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जैसे कहते हैं एक कॉइन की दो साइड होती है। अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी, वो इनकम्प्लीट है। कोई पर्सन को जब अथॉरिटी दी जाती है ना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पर ही होती है। आपको एक एग्जांपल से बताऊं कि किसी को अथॉरिटी मतलब अगर पावर दिया जाए, कोई एक पर्सन को, जैसे बिज़नेस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ध्यान से सुनना, हमने पहले चैप्टर में भी देखा था, बिज़नेस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो किसी को जो है परचेज डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, उसको ये अथॉरिटी, ये पावर दिया गया कि भाई तुम्हें अपने डिपार्टमेंट में से किसी को भी अगर निकालना हो जॉब से तो आप निकाल सकते हो, या किसी नए को जॉब पे रखना हो तो रख सकते हो, मालिक से पूछने की ज़रूर नहीं है। कोई एक डिपार्टमेंट के हेड को ये बोल दिया गया। पता है ना, डिपार्टमेंट्स आते हैं मिडिल लेवल पे, टॉप लेवल पे नहीं। बिजनेस में याद है ना, फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि मिडिल लेवल पे आते हैं सब डिपार्टमेंट्स। उसमें बोल दिया, किसी को अथॉरिटी, ये पावर दे दिया कि तुम्हें चाहिए तो तुम किसी को जॉब से निकाल सकते हो, यहाँ रख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर। लेकिन खाली पावर दिया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाए कि भाई उससे पहले जवाबदारी मेरी है कि भाई मैं ही सब चेक करूँगा। अगर मालिक ऐसा बोल दे तो उसका पावर कौन से काम का, कि भाई मुझे पावर मिला है फिर भी तो सब मालिक को पूछ कर करना पड़ता है। तो इसलिए अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चलेगी। और किसी को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि देखो तुम्हें ये काम संभालना है, ये तुम्हारी जवाबदारी, लेकिन कैसे संभालना है तो सब मुझसे पूछ कर करना। तो ये फिर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि तुम्हारी जवाबदारी, तुम काम संभालो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी देनी चाहिए, पावर भी देनी चाहिए कि ये काम तुम संभालो, तुम्हें जैसे ठीक लगे वैसे संभालो। ये पावर भी तो होना चाहिए ना उसे, कि नहीं तो ये काम तुम्हारी जवाबदारी है, तुम संभालो, लेकिन सब मुझसे पूछ के करना। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी, विदाउट पावर, वो भी बेकार है। इन शॉर्ट, हेनरी फेयल ये बताते हैं कि आप बिजनेस में जब डिवीज़न ऑफ लेबर, दूसरों को काम सौंपते हो ना, तो उसे ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ज़रूरी अथॉरिटी भी देनी चाहिए। कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते वक्त इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हेनरी फेयल का जो है वो एक तीसरा प्रिंसिपल आता है, वो आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन उनका जो है वो ये ज़रूरी प्रिंसिपल, सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, क्योंकि हेनरी फेयल ऐसे कहते हैं कि डिसिप्लिन के बिना अगर कोई बिज़नेस चलेगा ना, तो वो बिज़नेस कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। और डिसिप्लिन के साथ अगर कोई बिज़नेस चल रहा है तो फिर उस बिज़नेस में हमेशा एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट रहेगा, ठीक है ना, वो सुख शांति जो है वो बनी रहेगी। इसीलिए हर बिजनेसमैन को हर इंडस्ट्री में अपने अकॉर्डिंग कुछ जो है वो रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, कि जिससे उस बिज़नेस में एक डिसिप्लिन जो है वो ये बना रहे। सही बात है ना, क्योंकि जब छोटा बिजनेस होता है ना, तो छोटे बिजनेस में जो है वो 2-5 लोग ही होते हैं, 4-5 लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ मैनेजमेंट करना ईजी रहता है। चलो उसमें डिसिप्लिन ना हो एक बार तो भी चलेगा, मतलब कि भाई उनके लिए ज़्यादा जो है वो कंट्रोल की ज़रूर नहीं होती,
लेकिन जब बड़ा यूनिट हो जिसमें हज़ारों लोग काम कर रहे हैं बिजनेस में, तो एक रूल्स रेगुलेशंस होना ज़रूरी है कि जिससे बिजनेस में डिसिप्लिन बना रहे, ठीक है। और डिसिप्लिन से फ़ायदे भी होते हैं, डिसिप्लिन से फ़ायदे होते हैं कि वर्क जल्दी होता है, जो मैनेजर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी जो है वो एफिशिएंसी बढ़ती है, काम करने की क्षमता जो है वो ये उनमें बढ़ती है, ठीक है ना। सुपरविज़न बहुत इजीली हो जाता है, सब डिसिप्लिन से काम करें तो सुपरविज़न करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इजीली हो जाता है। इसीलिए उनके प्रिंसिपल्स में से ये भी एक इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन। इसके बाद दूसरा आता है, वो आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड इसका मतलब ये कहलाता है कि बिजनेस में जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ना, उन सबको कोई एक ही पर्सन से हमेशा कमांड मिलते रहना चाहिए। कमांड मतलब ऑर्डर कहते हैं, कोई एक ही इंसान से हमेशा ऑर्डर मिलते रहना चाहिए, अलग अलग से नहीं। इतना बड़ा बिजनेस होता है जो उसमें एक से ज़्यादा मैनेजर्स होते हैं, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं और हर डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड होते हैं। अब जो सबसे छोटे वर्कर्स हुए, चलो छोटे वर्कर्स में जो मशीन चलाते हैं वो, या एक मैं इवन एग्जांपल दूँ, ऐसे सिंपल एग्जांपल दूँ, जैसे पियून्स होते हैं। अब बिजनेस में जो भी हेड हैं, समझो 2-3 मैनेजर्स हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड हैं, और सब आकर उस पियून को अलग अलग ऑर्डर दे के जाते हैं, तो सुनो तुम्हें जो है वो ऐसे काम करना कल से, या दूसरा कहता होगा सुनो तुम्हें ऐसे काम करना है, मैंने बोला है ना। फिर तीसरा आकर कहेगा तुम किसी की मत सुनो, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे तुम काम करो। अब बताओ, अगर कोई भी वर्कर को अलग अलग हेड आकर और अलग अलग तरह का ऑर्डर देंगे तो फिर उसके वर्किंग एफिशिएंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसकी काम करने की क्षमता ही ख़त्म हो जाएगी, वो कभी काम नहीं कर पाएगा ढंग से। सही बात है ना। और इसकी वजह, अगर हर एक वर्कर को कोई एक ही पर्सन से ऑर्डर मिलता हो, यूनिटी ऑफ कमांड वही कहते हैं कि हर पर्सन के लिए कोई एक सुपरवाइज़र, कोई एक जो है वो ऑर्डर देने वाला हो, तो वो हमेशा अच्छी तरह से काम करेगा कि मुझे बिज़नेस में किसी को भी ध्यान नहीं देना है, मुझे खाली इसका ऑर्डर सुनना है। वर्कर हमेशा माइंड से क्लियर रहेंगे कि मुझे इसकी बात सुननी है और किसी की नहीं सुननी, ठीक है ना। इसीलिए बिज़नेस में यूनिटी ऑफ कमांड होना ज़रूरी है कि जिनकी वजह से बिज़नेस में हार्मनी बने, सुख शांति बनेगा। नहीं तो अलग अलग तरह से अगर कमांड आते रहेंगे, अलग अलग लोग ऑर्डर देते रहेंगे, तो फिर उस बिज़नेस में हमेशा सब एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के लिए झगड़ा ही करते रहेंगे, ठीक है ना। इसलिए बिज़नेस में यूनिटी ऑफ कमांड होना ज़रूरी है। इसके अलावा हेनरी फेयल दूसरा प्रिंसिपल बताते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब भी वही कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड की तरह ही, कि बिज़नेस में जो भी वर्क होता है ना, वो वर्क का हमेशा रिज़ल्ट वो अपने कोई सुपीरियर को देना होता है। जैसे सबसे नीचे वर्कर्स होते हैं, तो जो भी काम करेंगे ना उसकी पूरी रिपोर्ट अपने सुपीरियर को देंगे कि आज मैंने ये काम किया। फिर वो जो सुपीरियर होते हैं वो अपने ऊपर वाले अपने बॉस को देंगे कि आज मैंने ये काम किया, वो फिर ऊपर बॉस को बताते हैं, और ऐसे करते करते सबसे टॉप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मालिक तक पहुँचता है, ठीक है। तो इनके लिए भी एक फिक्स डायरेक्शन होनी चाहिए, एक फिक्स वे होना चाहिए कि हमेशा हर इंसान ये काम करके इसको ही रिपोर्ट करेगा, ठीक है ना। इस वर्कर को इसे ही रिपोर्ट करना है या इस पर्सन को इसे ही रिपोर्ट करना है, उसमें भी यूनिटी होनी चाहिए। नहीं तो हर बार अगर अलग अलग तरह की रिपोर्टिंग होगी तो भी बिज़नेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंड कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। इसलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना ज़रूरी है। आप जब अगर काम करते हो तो वो कोई भी काम आपको ऐसा कहा जाए कि हमेशा जो भी काम करो ना इसकी पूरी रिपोर्ट बस इस एक इंसान को तुम्हें बतानी है, तो वो वर्कर भी माइंड से क्लियर रहेगा ना कि हाँ ठीक है, मुझे ऑर्डर खाली इससे सुनना है जो यूनिटी ऑफ कमांड में, और रिपोर्ट हमेशा इसको देनी है, वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, ठीक है। इसलिए हेनरी फेयल जो है ये प्रिंसिपल्स बताते हैं कि बिजनेस में यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा कहते हैं कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये भी उनका खास प्रिंसिपल आता है। हेनरी फेयल कहते हैं कि बिजनेस में हर एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट का सबऑर्डिनेशन होना चाहिए, साथ में होने चाहिए। बिजनेस में जो भी वर्कर्स काम करते हैं ना, बिजनेस में समझो 100 लोग काम कर रहे हैं, तो सबका इंडिविजुअल इंटरेस्ट अलग अलग होगा। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब सबकी अपनी अपनी इच्छाएं अलग अलग होगी, और एक जनरल इंटरेस्ट अलग होगा जो बिजनेस का इंटरेस्ट कहलाया है,
जैसे कि एक एग्जांपल जो पहले भी हमने एक बार समझा है, एक एग्जांपल दें कि सपोज जनरल इंटरेस्ट है कि भाई बिज़नेस को इस साल में जो है वो 10 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, ये जनरल इंटरेस्ट कि भाई बिज़नेस में इतना प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन जो वर्कर्स होते हैं ना, जितने भी वर्कर 100 लोग काम कर रहे हैं, वो इस इच्छा से नहीं आते कि भाई बिज़नेस को 10 लाख का प्रॉफिट करवाना है मुझे, वो तो अपनी इच्छा से आता है। सबका इंडिविजुअल इंटरेस्ट अलग अलग होता है। 100 वर्कर काम करते हैं, कोई आता है कि नहीं भाई मुझे जो है वो घर पे नई गाड़ी खरीदनी है इसलिए मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट तो ये है। कोई कहता है कि नहीं मुझे अपना नया घर खरीदना है, कोई कहता है नहीं घर पे जो है वो ये कोई रिश्तेदार की शादी है वो करवानी है, उसमें खर्चा है। सबका इंडिविजुअल इंटरेस्ट अलग होता है और बिजनेस का जनरल इंटरेस्ट अलग होता है। तो हेनरी फेयल कहते हैं कि इन दोनों इंटरेस्ट में सबऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब दोनों इंटरेस्ट साथ में चलना चाहिए। कुछ ऐसी प्लानिंग, ऐसा मैनेजमेंट करना चाहिए कि जिससे हर एक का इंडिविजुअल इंटरेस्ट वो बिजनेस के जनरल इंटरेस्ट के साथ जुड़ जाए। तभी हर इंसान जो है वो अच्छी तरह से बिजनेस में काम कर पाएगा। जैसे कि अगर कोई इसलिए बिजनेस में जुड़ा हुआ हो कि भाई मुझे बड़ा घर लेना है इसलिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और उसे अगर ये समझाया जाए कि देखो तुम एक काम करो, तुम बिज़नेस के लिए अच्छा सा काम करो, अगर बिज़नेस को 10 लाख का प्रॉफिट हो गया ना तो फिर उसका बेनिफिट तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हें भी एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगी कि जिससे तुम जो है वो अपना घर खरीद पाओगे। तो इसका मतलब उस पर्सन को बिज़नेस के जनरल इंटरेस्ट के साथ जोड़ दिया, उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट। उसे कहा गया कि बिज़नेस में अगर जनरल इंटरेस्ट 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा ना तो तुम्हारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट, तो तुम भी अपना घर खरीद पाओगे। तो अब वो पर्सन अपने घर खरीदने के लिए काम नहीं करेगा, अब वो बिज़नेस को प्रॉफिट दिलवाने के लिए काम करेगा। तो जिससे बिज़नेस का फ़ायदा भी हो गया और उसको भी जो है वो अपना इंटरेस्ट भी पूरा हो गया। इसलिए हेनरी फेयल कहते हैं कि हर किसी का इंडिविजुअल इंटरेस्ट वो जनरल इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। इनके बाद दूसरा आता है, वो आता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। इसका मतलब ये कहते हैं, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल में ये कहते हैं कि सबसे पहले रेम्यूनरेशन मीन्स कहलाता है सैलरी या वेजेस। कोई भी जितना काम करे उसके बदले में उन्हें जो दिया जाता है वो सैलरी या वेजेस, वो रेम्यूनरेशन कहलाया। और हेनरी फेयल कहते हैं कि हमेशा एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के लिए सैलरी एक सूटेबल होनी चाहिए, आइडियल होनी चाहिए, और ऐसी सैलरी या ऐसी वेजेस होनी चाहिए कि जिससे उन्हें हमेशा इंकरेजमेंट मिलना चाहिए। इसका मतलब वर्कर्स जितना काम करें ना, उनको उनके काम के हिसाब से, उनकी स्किल और उनकी टैलेंट के हिसाब से उन्हें हमेशा वैसे ही सैलरी मिलनी चाहिए। कि अगर कोई ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा टैलेंटेड है तो उसे थोड़ी ज़्यादा, और जो काम नहीं कर रहा है, लेज़ी है, या जो बिल्कुल उसमें टैलेंट नहीं है तो उसको उसके हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए। सबको अगर एक जैसी सैलरी दी जाए तो वो जो है वो एम्प्लॉयज़ कभी भी जोश के साथ काम नहीं करेंगे, है ना, कभी भी जो वो खुश होकर बिजनेस में काम नहीं करेंगे। और इनके अलावा प्रमोशनल स्कीम भी इसमें होनी चाहिए। मतलब कोई अच्छा काम कर रहा है पूरे साल तो साल के एंड में उसे प्रमोशन, दिवाली के टाइम पे बोनस, या कुछ जो वो प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा, ये बेनिफिट्स भी उन्हें मिलने चाहिए। ठीक है। और इनके बाद दूसरा प्रिंसिपल हेनरी फेयल कहते हैं वो आता है सेंट्रलाइजेशन। पता है हेनरी फेयल इस प्रिंसिपल को ऐसे बताते हैं कि हमने आगे एक प्रिंसिपल देखा था, डिवीज़न ऑफ वर्क मतलब कि भाई काम को दूसरों में सौंपना। और ये जो प्रिंसिपल है वो है सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि भाई काम को अपने हाथ में रखना। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन, पूरी जिम्मेदारी, पूरा काम अपने हाथ में रखना। तो अब तो ये मैनेजमेंट की दो अपोजिट थिंग्स हो गई ना, कि एक तरफ कहते भी हैं कि भाई जो है वो काम वगैरह दूसरों को सौंपो, और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि कंट्रोल अपने हाथ में रखो, सेंट्रलाइजेशन। तो ये जो दो अपोजिट थिंग्स हैं जिसमें हेनरी फेयल समझाते हैं कि बिजनेस में सेंट्रलाइजेशन होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ लिमिट तक। जब हम दूसरों को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, दूसरों को जब हम डिवीज़न ऑफ लेबर काम सौंप देते हैं, तब उस वक्त सब कुछ दूसरों को सौंप कर ऊपर हाथ नहीं कर देना चाहिए, लेकिन आखिरी में कुछ अपने हाथ में भी रखना चाहिए। जैसे कोई परचेज डिपार्टमेंट का हेड है, उसे हमने कहा कि भाई चलो तुम्हें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि तुम अपने अंडर में जितने भी लोग हैं उनमें से किसी को निकाल सकते हो, किसी को नए जॉब पे रख सकते हो, ये तुम्हारी भाई अथॉरिटी, तुम कर सकते हो। लेकिन
ये कहलाए डिवीज़न ऑफ वर्क, ये सब जो है वो उसे बोल दिया। लेकिन मालिक साथ में ऐसा भी कहता है, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ ना तो आखिरी डिसीजन मैं लूँगा। मालिक आखिरी में ये बात भी कह सकता है ना कि देखो तुम्हें जो करना है अपने डिपार्टमेंट में करो, सब डिसीजन अपने हिसाब से लेना, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो फिर आखिरी डिसीजन मैं लूँगा। तो इसका मतलब सामने वाले को सब कुछ जो है वो सौंप दिया तो तुम करो अपने हिसाब से, लेकिन थोड़ा पावर, कुछ सेंट्रलाइजेशन अपने हाथ में भी तो मालिक रखेगा ना, ठीक है ना। इसलिए हेनरी फेयल कहते हैं कि मैनेजमेंट में सेंट्रलाइजेशन होना भी ज़रूरी है। भले सब कामकाज, भले सब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को सौंप दो, लेकिन आखिरी जो है वो ये कंट्रोल वो अपने हाथ में ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये जैसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल आता है, वो आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन जो हमने आगे समझा वैसे ही एक प्रिंसिपल की तरह है। स्केलर चेन मतलब एक सिंगल चेन जिसमें बिजनेस में 3 डिपार्टमेंट होता है ना, टॉप लेवल, बॉटम लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल। इन तीनों में एक चेन सिस्टम होता है कि जो टॉप लेवल वाले हैं वो जो भी डिसीजन लेंगे वो मिडल लेवल को पहुंचाएंगे और वो उनके अकॉर्डिंग जो है वो ये बॉटम लेवल से काम करवाएंगे। उसी तरह से बॉटम लेवल जो भी काम करेंगे वो ऊपर मिडल लेवल को रिपोर्ट करेंगे और मिडल लेवल फिर टॉप लेवल को रिपोर्ट करेंगे। तो ऐसे अप टू डाउन एंड डाउन टू अप ये एक चेन चलती रहती है ना। और हेनरी फेयल कहते हैं कि बिजनेस में मैनेजमेंट के लिए ये एक फिक्स चेन होनी चाहिए, स्केलर चेन, एक सिंगल चेन होनी चाहिए जिसमें फिक्स होना चाहिए कि कौन किसके ऊपर डिपेंडेड है और कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, कौन किसका ऑर्डर सुनेगा। ये चीज़ हमेशा फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। इनके बाद दूसरा आता है, वो आता है ऑर्डर। इसके अकॉर्डिंग ये बताते हैं कि देखो बिजनेस का मेन पार्ट होता है बिजनेस के गुड्स, मतलब बिजनेस का सामान जो हम लोग बेच रहे हैं। अगर वो गुड्स ही प्रॉपर न होंगे तो कोई हमारा सामान खरीदेगा? बिल्कुल भी नहीं। और वो गुड्स प्रॉपर कब होंगे? जब उसका रॉ मटेरियल अच्छा होगा। रॉ मटेरियल अच्छा होगा तो उससे जो है वो ये सामान भी अच्छा बनेगा। इसीलिए हेनरी फेयल अपने प्रिंसिपल्स में से एक ऐसा बताते हैं कि जब भी रॉ मटेरियल कलेक्ट करना हो ना तब उसमें वो ऑर्डर देने के लिए, ऑर्डर मतलब यहाँ पर रॉ मटेरियल कलेक्ट करना, जब रॉ मटेरियल कलेक्ट करना हो तो उसका ऑर्डर देने के लिए एक स्किलफुल वर्क करना चाहिए, या तो उसके ऑर्डर के लिए एक टैलेंटेड, एजुकेटेड या जिसे उस चीज़ की नॉलेज और स्किल हो वैसा इंसान इस काम के लिए रखना चाहिए। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल परफेक्ट आया ना, सही आया ना, तो फिर वो आगे गुड्स भी सही होगा, सेलिंग भी सही होगी और प्रॉफिट भी सही होगा। लेकिन अगर रॉ मटेरियल ही ख़राब आया जिसमें वो सही दाम पे, सही प्राइस पे नहीं मिला, सही क्वालिटी का नहीं मिला, तो फिर न प्रोडक्ट सही बनेगा, न सेलिंग, न प्रॉफिट सही होगा। इसलिए हेनरी फेयल जो है वो ऑर्डर के ऊपर, मतलब रॉ मटेरियल कलेक्ट करने के ऊपर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि रॉ मटेरियल कलेक्ट करने के लिए एक स्किलफुल एक्टिविटी होनी चाहिए वो, ठीक है। ऑर्डर के बाद दूसरा आता है, वो आता है इक्वालिटी। दूसरा आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी किसके लिए? तो फिर वो आता है एम्प्लॉयज़ के लिए। कहते हैं ना, एम्प्लॉयज़ वो जो है वो बिज़नेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कहलाते हैं। वो है तो ह्यूमन बीइंग ही ना, और इसीलिए उनका उसी तरह से उनके साथ बिहेव करना चाहिए। उसी तरह से मतलब इक्वली बिहेव करना चाहिए कि बिज़नेस में जो भी लोग हो ना, भले वो छोटे वर्कर्स हो, प्यून जैसे, या टॉप लेवल के ऑनर हो, सबके साथ बिहेव इक्वली होना चाहिए। सबको बिज़नेस का हिस्सा मानना चाहिए। क्योंकि हमें ये समझ कर चलना चाहिए कि अगर उनमें से कोई भी बिज़नेस में ना होता ना तो शायद बिज़नेस को इतना फ़ायदा नहीं होता। हर इंसान बिज़नेस को फ़ायदा दिलाने के लिए काम कर रहा है, ऐसा समझकर हमें चलना चाहिए। और सब में इक्वालिटी रखनी चाहिए। कोई भी तरह की पार्शियलिटी, कोई भी तरह का भेदभाव वो बिज़नेस के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हेनरी फेयल वो अपने वर्कर्स को संभालने के लिए ये कहते हैं कि उनमें इक्वालिटी भी होना ज़रूरी है, ऑनर्स और वर्कर्स के बीच में इक्वालिटी। इसके बाद आता है, वो आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर। स्टेबिलिटी और पर्सनल टेन्योर, इसका मतलब ये कहते हैं, देखो जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ना, उनमें से अगर जो एम्प्लॉयज़ परमानेंट हैं, स्टेबल एम्प्लॉयज़ हैं, वो बिज़नेस की बहुत बड़ी एसेट्स बन जाते हैं।
आपको पता है ना, अगर कोई पर्सन जो है वो आपके बिजनेस में कुछ करीबन 20-30 सालों से काम कर रहा है तो वो बिजनेस की रग रग पहचानता होगा और वो हमेशा आपके बिजनेस के फ़ायदे के लिए ही काम करेगा। और ऐसा पर्सन वो आपके बिजनेस की एक एसेट्स बन जाता है। वो कहते हैं ना, वो इंसान अगर जो है वो फिर जॉब छोड़कर चला जाए तो उसके जैसा फिर दूसरा नहीं मिलेगा, कि उसने 30 साल इतनी ईमानदारी से काम किया, अब उसके जैसा दूसरा मिलेगा ही नहीं। सही बात है ना। इसीलिए स्टेबिलिटी और पर्सनल टेन्योर में ऐसा कहते हैं कि आपके जो वर्कर्स हैं ना वो आपकी एसेट्स हैं, और उन एसेट्स को इतनी अच्छी तरह से संभालो कि वो आपका एक पर्सनल टेन्योर मीन्स कि हमेशा के लिए वो आपके बिजनेस में टिके रहें। वर्कर्स जो अब आपका बिजनेस छोड़कर क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, और वो सेटिस्फेक्शन कौन दिलाएगा? तो ऑनर ही ना, बिजनेस के ऑनर्स ही, जिसमें समझाते हैं कि आपको अपने वर्कर्स को इतनी फैसिलिटीज़ या इतना जो है वो अच्छी तरह से केयर करनी चाहिए कि आपके वर्कर्स हमेशा आपके साथ जो है वो ये जुड़े रहें, कभी भी आपसे दूर न जाए। क्योंकि वो वर्कर्स अगर सालों तक आपके साथ जुड़े रहेंगे तो वो आपके बिजनेस की एक स्पेशल एसेट्स बन जाएंगे। ओके, इनके बाद हेनरी फेवल बताते हैं, वो आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब ये कहते हैं कि देखो, जितने भी एम्प्लॉयज़, जितने भी वर्कर्स काम करते हैं ना, भले वो छोटी लेवल पे हो, हर किसी के माइंड में एक क्रिएटिविटी होती है, हर किसी के माइंड में कुछ नई नई आइडियाज़ होती हैं, और ऑनर को, मैनेजर्स को उनकी नई आइडियाज़ को हमेशा मौका देना चाहिए, उनको चांस देना चाहिए। इसे कहते हैं इनिशिएटिव, एक नई शुरुआत। कि जैसे बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आई और उस वक्त उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है कि यार इस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन निकालें, इसका तो भाई सब लोग कंफ्यूज हैं। जो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब होते हैं वो कंफ्यूज हो चुके हैं। उसमें कोई बॉटम लेवल से कोई वर्कर आकर कहे कि मैं एक सजेशन दूँ, ठीक है ना, कोई वर्कर अगर आकर ऐसा कहता हो कि देखो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, मैं एक सजेशन दूँ, और उस वक्त मालिक अगर उसके सामने जो है वो ऐसा बिहेव करे कि भाई तुम तो छोटे से वर्कर हो, तुम्हें कहाँ ये सब समझ आते है, जाओ भाई हम लोग खुद संभालेंगे ऐसे। मतलब उनका जो सोच थी, जो वो वर्कर की क्रिएटिविटी थी, वर्कर की जो आइडिया थी, उसे अगर निकाल दिया, उसे अगर जो है वो इग्नोर कर दिया, तो वो वर्कर कभी आपके बिजनेस में अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। इससे अच्छा जो है वो ऑनर्स को, जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है, उन्हें वर्कर्स को ये कहना चाहिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम है ना तो आप सब भी सजेशन दो, जिसका सजेशन अच्छा होगा, जिसका जो है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो उसे हमारी तरफ से एक नया रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, इनाम भी दिया जाएगा। मतलब जो वर्कर्स हैं उनकी आइडिया, उनकी क्रिएटिविटी को भी हमेशा मौका देना चाहिए। इसे कहते हैं इनिशिएटिव, ठीक है ना। और इनके बाद कहते हैं एस्पिरिट द कॉर्प्स, मतलब कहते हैं फीलिंग ऑफ वननेस। बिजनेस में सक्सेस तभी मिलती है जब बिजनेस के सभी लोग, भले वो 10 लोग काम करते हो या 1000 लोग काम करते हो, सब मिलकर काम करें, उनमें फीलिंग ऑफ वननेस होनी चाहिए। बिजनेस में कभी कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि ये ऑनर है और ये छोटा सा वर्कर है, नहीं। जहाँ पर ऑनर भी वो वर्कर्स को अपना एक साथी मानता हो, अपने जैसा ही मानता हो, तो जहाँ वर्कर भी ऑनर के साथ कोई भी बात करने में घबराते नहीं हो कि नहीं ये तो भले बॉस है ना, भले मालिक है ना, वो तो हमारे साथ दोस्त की तरह रहता है। इसीलिए उनमें जो है वो फीलिंग ऑफ वननेस आती है कि नहीं हम सब एक जैसे हैं, कोई अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं वो मालिक है और हम छोटे मजदूर हैं, हम सब तो एक जैसे ही हैं। ये उनमें जो है एक फीलिंग आनी चाहिए हर वर्कर्स में। जब हर वर्कर ऐसा समझ कर चलेंगे कि नहीं ये तो सब अपने हैं, हम तो अपनों के साथ काम कर रहे हैं, तो वो बिज़नेस में ग्रोथ और सक्सेस जल्दी से आएगी। इसलिए हेनरी फेवल ये प्रिंसिपल्स बताते हैं कि भाई वर्कर्स में फीलिंग ऑफ वननेस होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हेनरी फेवल के जो है वो ये 14 प्रिंसिपल्स थे ना, और ये 14 प्रिंसिपल्स आज भी हर बिज़नेस में यूज़ होते हैं। कहते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को जिसने भी यूज़ किया है ना, वो बिज़नेस में हमेशा सक्सेस बनी रहती है। तो अब जैसे हेनरी फेवल का समझाना, वैसे एक छोटा सा पॉइंट समझें। दूसरे एक जो है वो मैनेजमेंट गुरु जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर एफ ड्रकर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में पीटर ऑफ ड्रकर का कंट्रीब्यूशन। पीटर एफ ड्रकर जो मॉडर्न मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, जो एक बहुत बड़े राइटर, फिलोसोफर, एजुकेटर हैं।
कि जिन्होंने जो है वो ये ग्लोबलाइजेशन, जो मॉडर्न मैनेजमेंट में ग्लोबलाइजेशन वर्ड है, कहते हैं पूरी दुनिया में जो है वो ये बिजनेस को जोड़ना, इसमें इन पीटर एफ ड्रकर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने ही जैसे ग्लोबलाइजेशन को सच में एक नया जो है वो ये रास्ता दिखाया है। तो नई नई मेथड जो है वो ये ढूंढना, नई मशीनरी से, नई टेक्नोलॉजी से काम करना, वो पीटर एफ ड्रकर का एक फार्मूला है। उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन 2 मेथड से दिया। 2 मेथड उन्होंने सिखाई, एक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO और एक सेल्फ रेगुलेशन। ये उनकी 2 स्पेशल मेथड्स हैं। MBO कहलाता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स बिजनेस में पहले एक ऑब्जेक्टिव नक्की करो, एक गोल बनाओ और उसके हिसाब से मैनेजमेंट करो। और दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, हमेशा एक रूल्स रेगुलेशंस के साथ, मीन्स एक डिसिप्लिन के साथ जो है वो ये वर्क करो, ऐसा पीटर एफ ड्रकर जो है वो बताते हैं। और इन्होंने मॉडर्न टाइमिंग में नई टेक्नोलॉजी, नए कस्टमर के जो है वो रिव्यूज़, पता है ना आज के टाइम में ना कस्टमर्स की जो है वो कोई रिव्यूज़ सेम होते हैं, किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, किसी को नहीं पसंद आती। जो हमेशा नेचुरल कैलिमिटीज़ आती हैं, जो मेन मेड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो जाती है, इन सब के बीच में भी मैनेजमेंट को संभाल कर रखना, वो कैसे संभालना है, बिजनेस को कैसे संभालना है, ये पीटर एफ ड्रकर्स ने जो है वो ये बताया है। ठीक है ना। तो इसीलिए इनके इतने बड़े कंट्रीब्यूशन की वजह से पीटर एफ ड्रकर को जो है वो ये फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। ध्यान देना, इनकी ये सिर्फ 2 ही मेथड, MBO एंड सेल्फ रेगुलेशंस, लेकिन इन मेथड्स की वजह से पीटर एफ ड्रकर को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। इन्होंने ही जैसा नए तरह का मैनेजमेंट जो है वो शुरुआत की थी। ओके, तो आज जैसे हमने ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स सब समझे, अलग अलग जो है ये मैनेजमेंट गुरुज के बारे में भी समझे। अब ऐसे ही मैनेजमेंट के दूसरे टॉपिक्स अब हम लोग दूसरे चैप्टर्स में देखेंगे। ओके, थैंक यू।